Hello students, welcome back again. My name is महेंद्र शर्मा from रेजोनेंस पीसीसी डिपार्टमेंट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का टॉपिक फर्स्ट जो हमारा बायोलॉजी में स्टार्ट होता है वो होता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? मैं दिख रहा हूँ आपको, ह्यूमन बीइंग हूँ, आप लोग हैं, एनिमल्स हैं, इन सब की लाइफ इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो बना कैसे? वो बना है एक स्मॉलेस्ट यूनिट से जिसका नाम है सेल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट कहां से होता है? वो होता है सेल से। तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल। तो फर्स्ट अगर हम देखें कि सेल क्या होती है, व्हाट आर सेल? व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या होते हैं? तो सेल्स स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते। सेल की अगर बात करें, दीज आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स लाइफ का ओरिजिन जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें सबसे पहले उनकी लाइफ का क्रिएचर स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ से उनकी लाइफ स्टार्ट हुई होगी, तो उसे हम सेल कहते हैं। इसलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक यूनिट क्या है लाइफ की, वो सेल ही है। फिर कैसे करें कि सेल क्या है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा, व्हाट इज सेल। तो सेल इज द डिफाइंड एज द structural and fundamental unit of life. तो what is structure and fundamental unit of life? What is structural and fundamental unit of life? तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करता है, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसके स्ट्रक्चर की ओरिजिन स्टार्ट होती है स्मॉलेस्ट थिंग से, उसे हम कहते हैं सेल। क्या कहेंगे? सेल। देन सेल के ग्रुप्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। सो ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। ऐसे ही टिश्यू के बहुत सारे ग्रुप बनते हैं, पर्टिकुलर टिश्यूज पर्टिकुलर क्या करते हैं, ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं। ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम। और फाइनली बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बन के लास्ट जो ग्रुप बनाते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब हम भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो ऑर्गेनिज्म बना कैसे, उसको बनाने के लिए क्या हुआ, उसकी इनिशियल जो स्टार्ट हुई है वो सेल से स्टार्ट हुई है। इसलिए कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा? क्योंकि सेल ने क्या बनाया, सेल ने कुछ ग्रुप मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू का ग्रुप मिलकर कोई ऑर्गन बनाता है। अब ऑर्गन बनाया है तो एक एज एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक। स्टमक क्या है? एक ऑर्गन है। स्टमक की स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टमक से रिलेटेड टिश्यू ने अपना काम किया। अब वो स्टमक क्या काम कर रहा है, वो स्टमक अपना रोल प्ले कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। मीन्स पहले स्ट्रक्चर डिजाइन हुई, स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद क्या होगा, उसका फंक्शन होता है। तो अगर देखें तो स्टमक का रोल क्या होता है, स्टमक का रोल क्या होता है, ये टेम्परेरी फूड को स्टोर करता है, टेम्परेरी फूड स्टोर करेगा और फूड का डाइजेशन यहाँ पे होता है। मीन्स फूड को ब्रेक डाउन करेगा, टेम्परेरी स्टोर करेगा, फूड का ब्रेकिंग डाउन करेगा। तो एक ऑर्गन ने क्या किया, पर्टिकुलर फंक्शन किया। इसलिए कहते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि पहले सेल स्ट्रक्चर बनाएगा फिर फंक्शन बनाएगा। तो क्लियर है यहां तक। अब सेकंड टर्म बात करते हैं कि सेल वर्ड ड्राइव कहां से हुआ। तो सेल वर्ड एक लैटिन वर्ड है सेलुला, उस सेलुलर टर्म से सेल को ड्राइव किया गया जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स और स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो लैटिन वर्ड सेलुला से सेल की डिस्कवरी, या ये कह सकते हैं कि कहां से आया, हुआ था स्टार्ट। फिर कहते हैं सेल को डिस्कवर किसने किया। सेल को डिस्कवर किया साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कैसे किया, देखिए रॉबर्ट हुक ने अपनी एक माइक्रोस्कोप बनाई थी जो उस समय के अकॉर्डिंग एक प्रिमिटिव कह सकते हो कि हम माइक्रोस्कोप थी। अब माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उनको उसमें कुछ देखना, तो उन्होंने क्या किया, एक डेड प्लांट या फिर बर्क ऑफ प्लांट जो होती है पेड़ की छाल को यूज किया। तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, उन्होंने जो स्ट्रक्चर देखी तो उनको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखी वहां पे कि सारी सेल कुछ इस तरह से अरेंज दिख रही हैं कि उनको लग रहा है कि ये सारी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं।
कैसी स्ट्रक्चर मिली उनको? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। कहां से ड्राइव किया उन्होंने? कॉर्क स्लाइस, पेड़ की छाल से निकाली। जब उन्होंने देखा तो उनको सिर्फ उस सेल में क्या दिख रही थी? सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज दिख रही थी, बाउंड्रीज दिख रही थी, जिनको आगे जाके हम और आगे स्टडी करते हैं तो इसको बाद में क्या नाम दे दिया गया? इसको नाम दे दिया गया सेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक को क्या दिखा था? सिर्फ और सिर्फ डेड सेल थी, तो उनको सिर्फ और सिर्फ आउटर कवरिंग दिखी थी, जिसको बाद में क्या नाम से जाना जाता है? इसको हम कह देते हैं डेड सेल। किसकी कवरिंग है ये? डेड सेल की कवरिंग, जिसको बाद में जाने लगा सेल वॉल। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं सेल वॉल की डिस्कवरी किसने की है? वो भी रॉबर्ट हुक ने की है। कहां से निकाली डेड सेल? स्लाइस ऑफ कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल, तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की थी वो एक्चुअली में थी डेड सेल। कब डिस्क्राइब किया था? 1665 में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इन विच ईयर रॉबर्ट हुक ड्राइव्ड सेल। बेशक वो सेल क्या थी? डेड सेल थी। अब डेड सेल की डिस्कवरी हो गई। जब डेड सेल की डिस्कवरी हो गई तो बाद में साइंटिस्ट और आए जिन्होंने इसके आगे स्टडी की, तो वो थे एंटन वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो साइंटिस्ट हैं डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल। तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटन वॉन लीवेनहॉक ने। तो इन्होंने फर्स्ट सेल की लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद में इन्होंने स्पर्म सेल की भी डिस्कवरी की थी, प्रोटोजोआ की भी डिस्कवरी इन्होंने की थी। इन्होंने भी क्या किया था? अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। अब उसके अंदर इन्होंने क्या देखा? उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक पॉन्ड वाटर जो उन्होंने यूज किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, पॉन्ड वाटर, तो पॉन्ड वाटर जो यूज किया उन्होंने, एंटन वॉन लीवेनहॉक ने क्या करी? फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी कहां से की थी? यूज किया पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर को जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक देखा तो उनको उसमें कुछ लिविंग क्रिएचर्स दिख रहे थे मूव करते हुए, जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियाज। फिर अगर बात करें, सेल की स्ट्रक्चर हो गई, सेल की डिस्कवरी हो गई। अब सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। इसका मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल कैसे बनी हुई है, तो उन सब की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ सेल और कंपोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। इसके बाद में कुछ और टर्म है, उनको हम डिस्कवर कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक सेल का डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक एनिमल सेल जिसके अंदर आउटर वॉल सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। प्लांट सेल में क्या होगी? सेल वॉल। इसके अलावा क्या होता है? एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। तो कुछ टर्म है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इनकी डिस्कवरी किसने की थी? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तो टर्म कुछ आते हैं। अब आ रहा टर्म व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की है? प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी की है पुरकिंजे ने। पुरकिंजे से पहले डुजार्डी ने भी बताया था, फिलिक्स डुजार्डी ने बताया था 1834 में प्रोटोप्लाज्म, जिसको उन्होंने नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया था? सारकोड। बाद में पुरकिंजे आए, पुरकिंजे ने बताया था व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म इन 1839 में। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखो, एक सेल के अंदर जो कंटेंट होता है वो होता है सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म टर्म में कंसीडर हम करते हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म।
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्यों? साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक जेली लाइक सब्सटेंस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो ये कह सकते हैं कि होल लिक्विड कंटेनिंग पार्ट ऑफ द सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने ड्राइव किया था? फेलिक्स डुजार्डिन ने उसको बताया था और डिस्कवर किया। यहाँ पे टर्म किसने दिया है? पुरकिंजे ने इसको गिवन किया है, राइट। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में जब सेल डिस्कवर हो गई तो बाद में और साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये पूछा कि सेल बता दिया आपने, सेल को कोई कंटेंट बताइए किस बिहाफ पे है। तो उसके लिए दी गई थी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल के लिए थ्योरी दी गई है, दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंट्री में दी हैं। फर्स्ट टाइम दी थी जर्मन के बॉटनिस्ट हैं। कौन है? जर्मन के बॉटनिस्ट हैं एमजे शेल्डिन, जिन्होंने 1838 में, एंड ब्रिटिश जूलॉजिस्ट जो थे स्वान, उन्होंने 1839 में अपनी अपनी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स बनाए, की पॉइंट्स बनाए और उनको सबके सामने प्रेजेंट किया। तो उनमें कुछ बातें क्या थी कॉमन? वो ये थी सेल थ्योरी को लेके, सेल थ्योरी में क्या इंक्लूड करें। तो उन्होंने ये बताया, फर्स्ट, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मींस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो स्टार्ट होती है उसका ओरिजिन, बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होती है। फिर एक ने प्लांट पे स्टडी की, बॉटनिस्ट था, एक ने जूलॉजी पे स्टडी की है, मींस एनिमल्स पे स्टडी की, वो जूलॉजिस्ट था। तो उन्होंने ये बताया ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट के केस की बात करो चाहे एनिमल के केस की बात करो, ये दोनों का कंपोजिशन, जो कंपोजिशन हुआ था वो किससे मिलके बना हुआ है? वो भी सेल से मिलके ही बना हुआ है। मींस एक तो ये बता दिया उन्होंने कि बेसिक यूनिट है लाइफ की सेल, वो है। दूसरा बताया प्लांट और एनिमल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे मिलके बना होता है? वो भी सेल से मिलके बना होता है। बट एक पॉइंट रह गया, वो पॉइंट क्या रह गया? ये बताने में वो अनसक्सेसफुली रहे। वो ये था, ये नहीं बता पाए कि सेल कहां से आ रही है, मीन जितनी भी न्यू सेल है वो आ कहां से रही है। तो उसके लिए क्या किया? मॉडर्न सेल थ्योरी। बाद में शेल्डिन एंड स्वान के बाद एक साइंटिस्ट और आए थे, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है साइंटिस्ट का? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने अपनी एक थ्योरी और दी थी, जिसे इसलिए हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी के डिस्कवर कौन है? रुडोल्फ विर्चो ने दी है। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था? मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, एक्सपेंडेड सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को किसने एक्सपेंड किया था? रुडोल्फ विर्चो ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल द प्लांट्स एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल इज कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। और इन्होंने साथ में ये बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जितनी भी न्यू सेल्स थी, all the new cells arise from its pre-existing और parent cell। जितनी भी न्यू सेल हैं वो सारी अपनी पेरेंट सेल से ड्राइव होती हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको हम कहते हैं ओमिन्स सेलुला ई सेलुला। कौन सा स्टेटमेंट दिया था? ओमिन सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है? All the new cells arise from its pre-existing cell, means जितनी भी न्यू सेल्स हैं वो अपनी पेरेंट सेल से ड्राइव हो रही है, मींस सेल डिवीजन कर रही हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने कि पेरेंट सेल से नई सेल बन रही है, राइट। दिस इज सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी हो गई तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सेल के टाइप्स। सेल डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। कोई सेल यूनिसेलुलर है, कोई मल्टीसेलुलर है, कोई प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है। डिफरेंशिएशन के बिहाफ पे भी अलग अलग है, कोई डिफरेंशिएट है, कोई नॉन डिफरेंशिएट है। तो उन्हीं के बिहाफ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब किस तरह से बनी हुई है, इसके लिए डिसाइड किया है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अगर बेसिक टर्म बताऊं तो दोनों किसके बिहाफ पे बताई गई है? बेसिकली न्यूक्लियस के बिहाफ पे। न्यूक्लियस डेवलप है कि नहीं है, तो किसके बिहाफ पे बताया? ये न्यूक्लियस के बिहाफ पे बताया। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक अगर बात करें, इन दोनों को अगर डिफाइन कर सकते तो किया है कि किसके बिहाफ पे कर रहे हैं हम लोग इसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बिहाफ पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव या ओल्ड, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस,
तो इस तरह की सेल जो ओल्ड टाइप की सेल होती है, प्रिमिटिव सेल होती हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होने का मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस पूरा मैच्योर नहीं है। मैच्योर नहीं है इट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। तो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, दे हैव लेस डेवलप न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है यहाँ पे, लेस डेवलप है। कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर विदाउट मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिजाइन नहीं है एंड इट हैज एन इनरेगुलर शेप रीजन टू कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल नोन एज न्यूक्लियोइड। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो क्या पे कहाँ पे रहेगा, वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर फॉर्म में रहेगा। स्कैटर मीन साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा, तो उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। जहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जिसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखें यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जस्ट अपोजिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। डेवलप वेल डेवलप सेल होती है इस मीन्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, दे हैव एडवांस न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो सेल थी, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर क्या है, वेल डेवलप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप है तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, जेनेटिक मटेरियल, वो कहाँ पे रहेगा, वो बाउंडेड कहाँ रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या था, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं थी, तो क्या हो गया, वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में किसके हो गया, साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियोइड नाम दिया था। एग्जाम्पल प्लांट सेल, ह्यूमन सेल, जितने भी एनिमल से सारे क्या हैं, वो सारे आते हैं यूकैरियोटिक सेल मींस वेल डेवलप के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ये है, तो बैक्टीरिया में सबसे आउटर कवरिंग होती है कैप्सूल की। कैप्सूल क्या काम करता है, कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम कौन करेगा, कैप्सूल। अब कैप्सूल के जस्ट अंदर होती है सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या काम करता है, सेल वॉल फिक्स शेप प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है, राइट। उसके बाद में होता है थर्ड जो लेयर होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो ये यहाँ पे है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, तो कुछ ही क्या काम करेगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाएगा, इनर इन्वेजिनेशन कुछ फोल्डिंग्स बनाएगा, जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जो कुछ होते हैं जो रेस्पिरेशन के लाइक हेल्प करते हैं, कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की तरह हेल्प करते हैं, मीजोसोम्स, एंड दूसरे अगर मैं बनाऊं तो हम यहाँ बना देते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हम कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्रोमेटोफोर्स जो एज फोटोसिंथेसिस की तरह हेल्प करता है यहाँ पे फूड प्रोडक्शन में। मीजोसोम्स हेल्प करेगा एज माइटोकॉन्ड्रिया, जिस तरह से यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो मीजोसोम्स यहाँ पे एज रेस्पिरेशन की तरह हेल्प करता है, रेस्पिरेशन, राइट। इसके अलावा कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही ओरिजिनेट हो रही हैं, कुछ लार्ज हैं, कुछ स्मॉल हैं। जो लार्ज हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनको फिम्ब्रे कहते हैं, और स्मॉल वाली को पिलाई कहते हैं, पिलाई। तो फिम्ब्रे और पिलाई का रोल क्या है, फिम्ब्रे
अटैचमेंट प्रोवाइड करवाने का काम करता है एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से। पिलाई जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। बीच में जो रीजन बना है ये देखो, यहाँ पे कोई सेल, कोई यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है? साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो एरिया जहां पे नेगेटिव साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में डीएनए मटेरियल होता है, उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। साइटोप्लाज्म इनसाइड जो लिक्विड पार्ट है उसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बैक्टीरिया को मूवमेंट लोकोमोशन प्रोवाइड करवाने के लिए फ्लैजिला होता है। क्या होगा? फ्लैजिला और फ्लैजिलम बोलते हैं, जो हेल्प करता है किसमें? लोकोमोशन में हेल्प करता है, लोकोमोशन। तो ये थी एक बैक्टीरिया की बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने देखा बैक्टीरिया क्या होता है। आउटर कवरिंग को कैप्सूल, उसके अंदर सेल वॉल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर कुछ इन्वेजिनेशंस होते हैं, उसमें कुछ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, कुछ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं। फ्लैजिलम या फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है। पिलाई एंड फिम्ब्रे अटैचमेंट एंड जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। अब कुछ डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहला डिफरेंस क्या है? पहला ये कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे वेल डेवलप नहीं होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होती हैं। सेल डिवीजन माइटोसिस यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन का मतलब सेल किस तरह से पेरेंट सेल से जो न्यू सेल बन रही है तो उनका डिवीजन किस तरह से होता है। तो माइटोसिस किसमें मिलता है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि वो एडवांस सेल है तो एडवांस फीचर मिलेंगे। डीएनए अरेंजमेंट, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में कैसा होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल लूप होता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि यहाँ पे मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं और वो क्या होंगे? डबल स्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। डीएनए अगर यहाँ पे प्रेजेंट है और वो किसके बाहर है? वो साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में, उसको हम क्या क्या कहा था? न्यूक्लियोइड कहा था। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, जो कौन कर रहा था? मेसोसोम्स। और यहाँ पे किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेटिक प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होता है इनर मेम्ब्रेन। अगेन इनर मेम्ब्रेन मींस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्रोमेटोफोर्स। और यहाँ पे कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। अदर सेल ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ क्या मिलता है? एक राइबोसोम मिलता है, वो भी 70S का। सारे सेल ऑर्गेनल किसमें प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। और राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम यहाँ पे कौन से टाइप का प्रेजेंट होता है? ATS टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। So these are the basic difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Next हम पढ़ते हैं सेल। सेल शेप के भी आप पे, फिर हम पढ़ेंगे सेल साइज के भी आप पे। तो सेल शेप के भी आप पे क्या होता है? देखो, किसी भी सेल की शेप और साइज डिपेंड करती है सेल के फंक्शन पे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेल की साइज और शेप किस पे डिपेंड करती है? तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करती है। सेल शेप के भी आपके बात करें तो कितनी सारी सेल देखी। सबसे पहले ले रहे हैं फ्लैटेंड सेल, जो हमारी स्किन सेल होती है, अपर लेयर जो हमारी स्किन लेयर होती है वो फ्लैटेंड सेल की बनी होती है, स्किन लेयर। सेकंड है कॉलमनार, इसकी लोकेशन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन वाली जो वाल होती है, कॉलमनार एपिथेलियम। दिस इज आवर स्किन सेल। थर्ड डिस्कोइडल और बाइकॉनकेव शेप, जो आरबीसी की होती है, रेड ब्लड सेल की। ये रही एक स्पेरिकल शेप दिख रही है, डिस्कोइडल शेप होती है। स्पेरिकल होती है एक्सेल, जो ओवा सेल होती हैं वो क्या होती हैं? स्पेरिकल शेप होती हैं। हमारी जो स्मूथ मसल्स फाइबर्स होते हैं उनकी स्पिंडल शेप होती है, स्पिंडल शेप। देन इलोंगेटेड सेल कौन सी होती है? सबसे लॉन्ग सेल होती है नर्व सेल, उन्हें इलोंगेटेड सेल कहते हैं। इलोंगेटेड सेल, ये रही इलोंगेटेड सेल। नर्व सेल को क्या बोलते हैं? इलोंगेटेड सेल। देन ब्रांच सेल, देखो एक सेल और होती है ब्रांच सेल, जिसको पिगमेंटेड सेल भी कहते हैं। क्या करती हैं ब्रांच सेल? जिससे बॉर्न सेल भी हैं। ब्रांच सेल क्या होती है? पिगमेंटेड सेल होती है, पिगमेंट्स होते हैं। जैसे हम देखते हैं सन रेज में जब हम बाहर निकलते हैं
तो जो पार्ट हमारा सन के डायरेक्टली रेज के कांटेक्ट में होता है वहां पे थोड़ा सा शेड ऑफ होने लगता है, ब्लैकिश होने लगता है। क्यों? क्योंकि पिगमेंटेड सेल होती हैं जो मेलानोसाइट को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। देन कुछ और भी हैं, बीन शेप स्ट्रक्चर। बीन शेप स्ट्रक्चर किसकी होती है? गार्ड सेल ऑफ द स्टोमेटा, एग्जाम्पल मेलानोसाइट जैसे। ये किसके हैं बीन शेप स्ट्रक्चर? कुछ इस तरह से। तो दीज आर द सेल बेसिक ऑन सेल शेप। नेक्स्ट आता है हमारा सेल साइज के बिहाफ पे। सेल साइज के बिहाफ पे सेल बहुत वेरी करती हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर जो बड़ा हो सेल दिखेंगी। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है प्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका साइज है अराउंड 0.1 to 0.5 म्यूम इन साइज। इसके बाद कुछ और हैं, लार्जेस्ट एनिमल सेल ऑस्ट्रिच एग। कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल है नर्व सेल। लॉन्गेस्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें नेक्ड आई से दिख रहा है, दिखेगा ये भी माइक्रोस्कोपी की। लॉन्गेस्ट सेल का मतलब एक लॉन्ग सेल दिख रही है, अराउंड 90 to 100 मीटर लेंथ है। लार्जेस्ट प्लांट सेल एसिटाबुलेरिया। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल हेम फाइबर। जो हेम फाइबर होता है कौन सा होता है? कोकोनट जो होते हैं उनके ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है, हेम फाइबर। लार्जेस्ट एनिमल सेल एग सेल। और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल स्पर्म सेल। ह्यूमन बीइंग जो मेल कैटेगरी है उनके अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है? वो स्पर्म सेल होती है, राइट। ये था कुछ सेल शेप और सेल साइज के बिहाफ पे। इनके बाद एक और आता है नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे। नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे, नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे सेल टू टाइप की होती है। फर्स्ट होती है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर। सेकंड होती है मल्टीसेलुलर, मल्टी यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर मीन्स यूनि मीन्स सिंगल, जो सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई है। ऑर्गेनिजम्स विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल सेल। तो जब सिंगल सेल से मिलकर बनी हुई तो इनकी बॉडी की सारी एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन करेंगे? वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके? अमीबा, पैरामीशियम सिंगल सेलुलर ही है। मल्टी सेलुलर की बात करें, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, मीन्स मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। मोर देन वन टाइप की जो सेल होती हैं वो होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे ह्यूमन बीइंग है, प्लांट्स हैं। क्योंकि यहाँ पे मल्टी सेलुलर होने का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेल मिलके डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज को बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट ऑर्गन को बनाएंगे। वो ऑर्गन अपना पर्टिकुलर रोल प्ले करेगा, इसलिए कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये नंबर ऑफ सेल के भी यहाँ पे। तो आज के लेक्चर में हमने देखा सेल क्या होती है, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल कितने टाइप से हो सकती हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। फिर हमने डिफरेंट साइज और डिफरेंट शेप के भी यहाँ पे देखा सेल क्या होती है। उसके बाद में हमने लास्ट में देखा नंबर ऑफ के भी यहाँ पे सेल कैसी होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जिसके अंदर हमने देखा यूनिसेलुलर सेल वो होती है जो सिंगल सेल से मिलकर बना होता है, कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स, और सारा काम कौन करेगा, सारी बॉडी की एक्टिविटी सिंगल सेल परफॉर्म करती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा कि डिफरेंट सेल का ग्रुप होता है जो अलग अलग टास्क को, अलग अलग परफॉर्मेंस, अलग अलग फंक्शन को पूरा करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे कि इसके बाद डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, सेल के डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होती हैं। थैंक यू सो मच।